मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैम सबसे पहले ये बताइए आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे, लैंग्वेज क्या थी और ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है और मैंने एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दिया है। मैम आप एजुकेशन के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन और फैमिली के बारे में। सर मेरी एजुकेशन 10th क्लास तक तो गिरिडीह झारखंड से हुई है, जो कि मेरा होम स्टेट है वहाँ पे। उसके बाद मैंने +2 और बीकॉम किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। देन मैंने 1 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर में वर्क किया था, फिर जॉब छोड़ने के बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। यूपीएससी का क्यों ख्याल आया, कब आया और कब ऐसा लगा कि यूपीएससी करना? जी सर, ये मेरे डैडी हमेशा मुझे बताते थे कि लाइक ऑफिसर्स है डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे हमेशा से लाइव एग्जांपल्स दिया एंड उनका ड्रीम था कि तुम यूपीएससी में जाओ। एंड जब बड़ी होने के बाद ये मुझे भी समझ में आ गया कि बहुत ही वास्ट स्कोप है वर्क करने का, तो माय फादर्स ड्रीम बिकम्स माय ड्रीम। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि यूपीएससी में ही जाना है। पापा क्या करते हैं आपके? बिजनेस है उनका। का बिजनेस है। तो जब खबर आई कि आपका सिलेक्शन हुआ, कितनी खुशी हुई उनको? बहुत ज़्यादा खुश है। लाइक ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, ये सिर्फ मेरा हार्ड वर्क नहीं था, मेरी पूरी फैमिली का था स्ट्रगल, सेक्रीफाइस। जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने थ्रू आउट जर्नी मुझे सपोर्ट किया है, तो वो सब बहुत ही खुश हैं। और क्या क्या परेशानियां आई, स्ट्रगल कैसे रहा आपका यहाँ पे? सर स्ट्रगल तो बहुत सारे होते हैं, चाहे वो आप घर से दूर हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं सबके, एंड एक इमोशनल स्ट्रगल होता है। आपको सोशल लाइफ कट तो नहीं करना होता है, बट रिस्ट्रिक्ट करना होता है। फ्रीली आप घूम रहे हैं, फ्रीली आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं, एक लॉन्ग सिटिंग आर चाहिए होता है, बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, तो सेक्रीफाइस तो होता है। बट फैमिली से इतनी दूर यहाँ पे आके रहना, पढ़ाई करना कितना टफ था आपके? मैं तो आफ्टर 10th क्लास से घर से बाहर हूँ, तो लाइक मैं अब थोड़ा एक्लिमेटाइज्ड हो चुकी हूँ कि घर से बाहर रहना है। बट फ़ोन से हमेशा हम कनेक्टेड ही होते हैं, तो एक वो अच्छा है, कनेक्शन बना रहता है। सर मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था, एंड थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था। थर्ड अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू दिया था? हाँ, और कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और 4th अटेम्प्ट में मेरा 670 रैंक है। कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ये कैसे पता चला आपको? मार्कशीट आई थी, मार्क्स मिला था, कैसे पता चला था? जी सर, मार्कशीट आ जाती है और हर कैटेगरी का कट ऑफ भी होता है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि आप पे कितने नंबर कम थे। तो क्या लगा कि कुछ नंबर से छूटा, तो आपने फिर उसमें किस तरह के बदलाव लाया अपनी प्रिपरेशन में? जी सर, लाइक मेरे सभी पेपर्स में और इंटरव्यू में एवरेज नंबर थे, एंड व्हाट आई फेल्ट के मैं और स्कोप है इम्प्रूव करने का। जैसे कि ऑप्शनल में मैंने काफ़ी फिर वर्क किया। जिस तरीके से मैंने पहले तैयारी की थी उसको मैंने बिल्कुल चेंज किया कि क्वालिटी ऑफ आंसर इम्प्रूव हो। इम्प्रूव तो सब करना पड़ता है, इवन जिनके बहुत ही अच्छे रैंक है, अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो भी कहेंगे अभी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे होता है, आप उसमें कितना ज़्यादा रिलेवेंट एग्जाम्पल अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप 1 लिखते थे तो आप 2 एग्जाम्पल डालें और कुछ कोट्स याद करें। और जनरल स्टडीज़ के पेपर में होता है, तो आप इम्प्रूवमेंट तो हर पेपर में करना होता है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपके जो साथ के कंपिटिटर्स हैं वो ज़्यादा लेटेस्ट एग्जाम्पल्स लाते हैं, तो फिर इम्प्रूव तो सब में करना होता है सर। मैम ये जामिया आरसी आप कब आई, जामिया आरसी का के बारे में कैसा पता चला, और यहाँ पे आने के बाद क्या क्या चेंजेस, क्या इम्प्रूवमेंट मिली, यहाँ पे क्या नया है खास है? मैं जामिया में तो 3 साल से हूँ, और 2021 में मैं आई थी एंट्रेंस क्वालिफाई करके वाया एंट्रेंस। और जब मैं जामिया में आई थी तो इवन मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता थी, मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो हर स्टेज में क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, प्लस मेंस में आंसर राइटिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। आपके जो ग्रुप होता है, एक आपको मोटिवेशन मिलता है। तो जामिया का तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी यूपीएससी जर्नी में। मैम प्री के लिए हमें अगर स्टैटिक की बात की जाए या करंट अफेयर्स की बात की जाए तो तैयारी कैसे करनी चाहिए? स्टैटिक के लिए कौन कौन से बेस्ट रिसोर्सेज होने चाहिए आपके साथ? सर स्टैटिक के लिए तो अगर बात करूं तो जो स्टैंडर्ड नोट्स बुक होते हैं जो जनरली सबको पता होता है, तो वही मैंने भी फॉलो किया था। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन लें वो वर्क करता है, बट है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्या फैक्ट पूछे जाते हैं, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या फैक्ट पूछा जाता है? मल्टीपल रिविजन्स करना होता है सर। लाइक फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी बर्ड का अभी स्टेटस क्या है, कौन सा माउंटेन चेन है, क्या रिवर की मतलब ओरिजिन कहाँ पे है, उनका लोकेशन क्या है, तो आपको वो चीज़ें देखनी होती है, और वो पीवाईक्यू करने के बाद आपको पता चल जाता है। पीवाईक्यू करने के बाद पता चल जाता है। पीवाईक्यू कितने साल पुरानी है, कहाँ तक आगे तक करना चाहिए हमें?
सर PYQ तो 2013 तक तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। मैम अगर करंट अफेयर्स की बात करें आपने मैगजीन का, क्या न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर की क्या वेटेज होती है? सर न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, वो तो हमें पढ़ना ही है, बट न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो हर स्टेज के लिए आपको अलग तरीके से पढ़ना होता है। जैसे अगर कुछ टॉपिक है जुडिशरी एंड वहाँ पे वुमेन की रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं तो वुमेन के ना होने से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वुमेन के आने से क्या हम मेरिट होगा, तो मेंस में हमें ये चीज़ें चाहिए होती है और हम कैसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको शायद प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाएंगी, तो आपको वो चीज़ समझना होगा कि आप पेपर से एक्सट्रैक्ट क्या करोगे, मेंस के लिए कैसे करना है, प्रीलिम्स के लिए कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई मॉन्यूमेंट अगर न्यूज़ में है तो फिर आपको उस मॉन्यूमेंट के बारे में शायद मेंस में ना पूछा जाए, बट प्रीलिम्स में उससे पूछ सकते हैं वो। तो आप उस मॉन्यूमेंट को इंस्टेंटली गूगल करना चाहिए और आपको फिर वो पता चल जाता है कि वहाँ पे रिवर्स पूछ सकते हैं कि वो मॉन्यूमेंट के पास रिवर कौन सी होती है, या फिर कंस्ट्रक्शन किया गया था, कुछ इवेंट हुआ था उसके अराउंड। तो आपको प्रीलिम्स के लिए वैसे तैयारी करनी होती है। मैम करंट अफेयर्स की कितनी वेटेज होती है प्रीलिम्स में अगर हम स्टैटिक से कंपेयर करें तो? सर करंट और स्टैटिक का लिंकेज होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जैसे एग्जाम्पल मॉन्यूमेंट की हम बात करते हैं तो वो हिस्टोरिकल होते हैं, बट अगर करंट में आ गया है तो वो हिस्टोरिकल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो न्यूज़पेपर में अगर कुछ आ रहा है तो उसको समझ पाना कि इसको प्रीलिम्स में लिंकेज है, इसका सिलेबस से लिंकेज है, उसको समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम कितने, मान ले कि अभी मतलब एक जनरल मैं पूछ रहा हूँ कि कितने साल के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए? 6 मंथ के या 1 साल के, मतलब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? सर 1 ईयर का मैं कहूँगी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो 2-3 साल से न्यूज़ में चली आ रही हैं और वो हमेशा रिपीट हो ही जाती हैं। हाँ, तो 1 ईयर का आप करिए, सफिशिएंट होता है। बट ऐसा होता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिवीजन में दिक्कत होती है, वो रिवीजन नहीं कर पाते, करते हैं बट उनको मन नहीं लगता या फिर याद नहीं होती चीज़ें या फिर डिस्ट्रैक्शन होती है। रिवीजन अच्छे से हो, क्योंकि अब हम प्री पे ही लेके चलते हैं जो अभी होने वाला है। ऐसी टिप्स ट्रिक्स या कुछ टूल्स या फिर कुछ अपना एक तरीका बताइए जो रिवीजन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हो एज पर योर एक्सपीरियंस। सर रिवीजन के लिए तो ज़रूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटी में एक टॉपिक है प्रेसिडेंट, तो आप 1/4 ऑफ पेज में प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो भी ट्रिकी फैक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, आप वो लिख सकते हैं, या फिर स्पीकर के बारे में कुछ आर्टिकल हो गए आप वो लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स तो ड्यूरिंग आप प्रिपरेशन करो उसी टाइम बनाना पड़ेगा, राइट? जी, प्रिपरेशन के वक्त बनाना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो डिफरेंट डायनेस्टीज हैं, विजयनगर एम्पायर हो गए या फिर कोई दिल्ली सल्तनत हो गए, तो सब में लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है। तो वहाँ पे ग्राम लेवल अलग होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल अलग होता है, तो सबकी टर्मिनोलॉजी होती है। तो एक प्रॉपर आप चार्ट बना सकते हैं कि ग्राम को इस एम्पायर में क्या कहा गया था, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा गया है, प्रोविंस को क्या कहा गया है, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लोग भूल जाते हैं। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। मैम हमें कब ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे है, नो आई एम रेडी टू फ्लाई? मतलब ये कोई नहीं कह सकता, फिर भी यू आर द एक्सपर्ट, कुछ तो ऐसा होगा जब अंदर से कॉन्फिडेंस आवाज आए कि नहीं मेरी तैयारी है। सर ये अगर प्रीलिम्स की हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स पे तो मैं कहूँगी सोल फोकस होना चाहिए कट ऑफ क्रॉस करने में। अच्छा। और जैसे कि अभी प्रीलिम्स का कट ऑफ आ गया है तो पेपर 1 का तो काफ़ी बिलो एवरेज ही गया है, मतलब मैं कह सकती हूँ, और वो देखकर पता चलता है कि सीसैट कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए, कट ऑफ क्वालिफाई हो, और स्पेशली सीसैट। सर प्रीलिम्स में जैसे कि मेरा 2 प्रीलिम्स फेल हो गया है, उसके बाद 2 मैंने क्वालिफाई किया, तो मुझे पता है फेल क्यों होते हैं और आप कैसे उसको हटा सकते हैं। यही तो जानना है, यही जानना है। जो मेरी पहले की स्ट्रैटेजी थी, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 30 या 35 टेस्ट सॉल्व कर लिया था। 30-35 जी। मैं ये नहीं कहूँगी आप नहीं करना चाहिए, बट मेरी जो गलती हुई थी, ज़्यादा करने के बाद उनको मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी, और जो आफ्टर एवरी टेस्ट जो खुद की परफॉर्मेंस एनालाइज करनी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल कट ऑफ 100 है तो मैं 90s में आ रही हूँ, तो ये मैं क्यों आ रही हूँ, शायद मैं क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रही हूँ। अच्छा। तो आप कैसे नेगेटिव मार्किंग को कम करना है, जो एक कहते हैं इंटेलिजेंट गेस, अगर मैं गेस कर रही हूँ तो मैं कितना रिकॉल कर पा रही हूँ, या फिर मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रही हूँ, इट मीन्स आई नीड मोर रिविजन। या फिर मेरी थोड़ा ज्योग्राफी एरिया वीक है तो वहाँ से
आफ्टर एवरी टेस्ट आपको एनालाइज करना है बैठकर 1 घंटा पेपर को। ओके। ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। तो जो मैंने पहले किया था, मैंने 30 टेस्ट कर दिया था, तो मैं एनालाइज ही नहीं कर पाई थी, ना रिवाइज कर पाई थी। और थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास थोड़ा वक्त कम था एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो मैंने 8 से 10 टेस्ट सॉल्व किए थे, तो बट था कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है इस बार, थर्ड अटेम्प्ट है, तो मैंने बहुत अच्छे से बैठ के एनालाइज किया था। एंड वन थिंग आई लर्न वाज दैट कि आप राउंड में पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे पहला राउंड आप जो बहुत अच्छे से श्योर हैं, जो आपको पता है कि यही आंसर होना है, 80-90% आप श्योर हैं, तो पहले राउंड में वो कर लिया। बहुत बढ़िया। और फिर एग्जाम्पल अगर मुझे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है पहले ही राउंड में, तो मुझे पता है कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुट पे आ चुकी हूँ। तो अब मुझे पता है कि मुझे गेस बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तो 80 तक पहुँचाना है। तो सेकेंड राउंड में जो थोड़ा कम श्योर थे, ऐसे क्या होता है ना कि अगर आप 70-75 तक या पहुंचा रहे हो 2 राउंड में, तो इट मीन्स आपका अच्छा परफॉर्मेंस है और आप बहुत ज़्यादा फिर नेगेटिव का रिस्क मत लीजिए। तो ये मेरा सजेशन होगा कि पहले राउंड में आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं। सर PSIR तो मेरा इंटरेस्ट था, इस वजह से मैंने PSIR लिया एंड इसके रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल होते हैं ईजिली। शुभ्रा मैम के नोट्स काफ़ी रिडली अवेलेबल हैं, तो आप बेसिक वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आज सोशल मीडिया का हम अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, तो ऑनलाइन काफ़ी टॉपर्स जो होते हैं वो नोट्स अपने अपलोड करते हैं। तो उत्कर्ष द्विवेदी सर के जो ब्लॉग्स पे नोट्स अवेलेबल थे, तो मैंने उनको अपने नोट्स में सप्लीमेंट किया। लाइक जो बेसिक चीज़ें मेरे पे लिखी हुई हैं, बट सर ने अगर कुछ टेस्ट सीरीज से लिखा होगा, ये हम भी कर सकते हैं कि बेसिक नोट्स ले लिया है, अब कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं, क्या स्कॉलर हैं, कुछ कंपैरिजन हम ऐड कर सकते हैं, कुछ फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड हम ऐड कर सकते हैं। तो या तो आप टॉपर के बुकलेट से कर सकते हैं, या टॉपर के नोट्स आप वहाँ से कर सकते हैं, या जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वहाँ से। तो बेसिक नोट्स लेकर उसको आपको ऐड इनरिच करना होता है। और अगर देखा जाए तो सारे पेपर का वेटेज इक्वल है, बट ऐसे को हम उतना प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। सोचते हैं कोई भी टॉपिक आएगा उसको हम लेकर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत जीएस वगैरह पढ़ लिया, वहाँ से निकालेंगे। तो ऐसे के लिए तो काफ़ी सीरियस स्टडी चाहिए होती है सर। तो पहली तो बात तो है कि जो बेसिक टॉपिक होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, लाइक कोई भी सोशल टॉपिक या फिर इकोनॉमिक टॉपिक, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इन सब पे आपको बेसिक तो टॉपिक प्रिपेयर करके रखना होगा। कुछ कोट्स, कुछ डेटा, कुछ एग्जाम्पल, कुछ एनेक्डोट आपको हर टॉपिक पे प्रिपेयर करके रखना होगा। फॉर एग्जांपल इस बार ऐसे में एजुकेशन का आ गया था, तो हम ये चीज़ें स्किप कर देते हैं कि UPSC हम क्या ही बेसिक पे टॉपिक पे नोट्स बनाने जाएं। तो ऐसे के भी नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाइए। ऐसे के नोट्स कैसे बनाएंगे जी, मतलब ऐसे के नोट बनाए जा सकते हैं क्या? जी, ऐसे के जैसे उसके आपके इंट्रो वगैरह हो तो वो भी पहले से कर सकते हैं क्या? सर मैंने ऐसे किया था कि एजुकेशन एक टॉपिक लिया, उस पे जितने फैक्ट्स अवेलेबल हैं मैंने वो लिख लिया। हेल्थ पे सारे फैक्ट्स लिख लिया। वुमेन के जो फैक्ट्स होते हैं कि अभी क्या लाइक जेंडर गैप कितना है एंड क्या मतलब सेक्स रेशियो कितना है, जो बेसिक फैक्ट्स होता है, जो इन आवर प्रिपरेशन हम लाइक पढ़ते भी हैं। ये करने के बाद मैंने एनेक्डोट्स का प्रॉपर एक नोट्स बनाया था कि डिफरेंट तरह के एनेक्डोट्स, एंड हमें क्या होता है कि उनको फ्रेम करके अलग अलग ऐसे में इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि अगर करेज की बात करनी होती है कि रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, तो गांधी जी का साउथ अफ्रीका वाला इंसिडेंट है, ट्रेन वाला, तो उसको हम बहुत तरीके से उसको लाइक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको 20-25 एनेक्डोट तो काफ़ी अलग अलग तरीके के, करेज पे हो गया, विजडम पे हो गया, आपके पास एनेक्डोट होने चाहिए, फिर आप उसको मोल्ड। एनेक्डोट्स के लिए कोई बुक्स या कुछ कैसे करेंगे एनेक्डोट्स का? वो हम उसकी कैसे अरेंज करेंगे, हम कहाँ से लाएंगे एनेक्डोट्स? सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं, वो बहुत ऐसे के लिए मटेरियल निकालती हैं जी, तो आप एनेक्डोट वहाँ से उठा सकते हैं। तो कोचिंग के मटेरियल अवेलेबल हैं, या फिर टॉपर्स के जो ऐसे टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, उन्होंने जो एनेक्डोट इस्तेमाल कर रखा है, तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट एंड फिर आपको उसको इस्तेमाल करना होता है। जैसे कोर्ट्स के भी बुकलेट्स बहुत से अवेलेबल हैं, तो एजुकेशन पे 2-3 कोर्ट्स, फिर जस्टिस पे 2-3 कोर्ट्स, तो आपको लाइक बहुत अलग अलग एलिमेंट को इकट्ठा करना है, डेटा, फैक्ट, कोर्ट्स, एक अच्छा सा कंक्लूजन, उस सब को मिला के आपको एक ऐसे लिखना होता है। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड जो भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी हमें पता है बाखूबी निभाएंगी आप। झारखंड का नाम रोशन करेंगी, जामिया का नाम तो रोशन कर ही दिया है और इस देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।